So welcome guys on our YouTube channel Perfect Learning Graph, and myself Adit Misra, a chemistry tutor, is going to introduce you a new topic of our chapter Structure of Atom, which name is Bohr's model. And in this model we are going to learn about a new model and almost right model of atom. So let's start without any type of mumaya. Then first of all, have a look on our today's work, which is the topics which will cover. So students, have a look on those topics which we are going to cover today. The topics are the first, Bohr's model of hydrogen atom. Bohr's model of hydrogen atom. Niels Bohr was a scientist, a great scientist. He gave a model about the atom in 1913. So today we are going to learn about that model. What was that? What is in it? So, and second topic is radius calculation. In next topic we are going to cover the calculation of radius. Which radius? Radius of atoms according to Bohr. And in third topic we are going to cover the velocity calculation. Velocity calculation. What's velocity? The velocity, that velocity by which electron moves around the nucleus. We are going to learn about that velocity today. So let's start. Hope you will enjoy. So now we are going to cover our first topic, which was Bohr's model of atom hydrogen. Bohr's model of हाइड्रोजन एटम. तो सबसे पहले इसमें तीन चीजें. पहला बोर्स मॉडल, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा एटम. ठीक. तो सबसे पहले आते हैं एक के बारे में जानते हैं. क्या? बोर. बोर्स का पूरा नाम था नील बोर्स. नील बोर्स. इन्होंने 1913 में एक मॉडल दिया. वो मॉडल दिया कैसे? ये क्या था कि जब अपना एटम आया, पहले एटम अपने प्रचलन में आया, तो उसके बारे में मैंने बताया था कि चीजें थोड़ा जानने की कोशिश की साइंटिस्टों ने. तो आए अपने पहले थॉमसन ने अपना प्लम पडिंग मॉडल दिया, जिसमें उन्होंने क्या बताया, एक बार पीछे अगर जल्दी से कवर अप करें तो थॉमसन ने प्लम पडिंग मॉडल दिया, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो एटम होता है वो तरबूजे की तरह होता है. तरबूजा खरबूजा जो हो उसकी तरह होता है, जिसके अंदर के जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं. और उनका पूरा मास वो जो लाल लाल गुच्छे वाला होता है वो होता है. ठीक. फिर आए रदरफोर्ड. रदरफोर्ड ने गोल्डफाइल्ड एक्सपेरिमेंट किया, न्यूक्लियस को बताया, न्यूक्लियस का डिस्कवर किया, ये सारी चीजें की. उन्होंने अपना मॉडल दिया, पर वो मॉडल भी हो गया क्या? गलत. तो ये जो अपने बोर भाई साहब थे, ये रदरफोर्ड और थॉमसन के स्टूडेंट थे, चेले थे. क्या थे? स्टूडेंट. तो इन्होंने अपना कुछ वक्त थॉमसन के साथ बिताया था और कुछ वक्त रदरफोर्ड के साथ. तो दोनों को इन्होंने बहुत करीब से देखा था और दोनों के मॉडल को भी
करीब से इन्होंने देखा, उसके पहले उन्होंने देखा कि मॉडल क्या है, फिर ड्रॉबैक्स क्या है, इसकी क्वालिटीज क्या है। तो दोनों को के बारे में, दोनों मॉडल्स के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से जानकारी ली, और इन जानकारियों के बाद वो आए नतीजे पे कि हम भी अपना एक मॉडल देंगे। अब मॉडल उन्होंने क्या दिया, उन्होंने दोनों की गलतियों से सीखा। ये इंसान का सबसे बड़ा आर्ट है। जो इंसान इस आर्ट को सीख जाए, जो स्टूडेंट इस आर्ट को सीख जाए, वो मानव हमेशा सुखी रहेगा जीवन में। कौन सा? गलतियों से सीखने वाला है। गलतियां कभी गलत नहीं होती बच्चों। मिस्टेक्स कोई भी इंसान, चाहे वो साइंस स्टूडेंट हो, कॉमन स्टूडेंट हो, जॉब करने वाला हो, एवरी ह्यूमन बीइंग, कोई भी बिना गलतियों के कुछ सीख नहीं सका। अगर वो गलती नहीं कर रहा है तो उसने कभी कुछ नया सीखने की कोशिश ही नहीं की। और जब कोई कुछ नया सीख रहा है तो वो गलती करेगा। तो उन गलतियों से हमें भागना नहीं चाहिए, गलतियों से सीख लेनी चाहिए। जो सीख लेके गलतियों से आगे बढ़ता है वही सक्सेस होता है। जैसे बोर्स ने क्या किया, थॉमसन और रदरफोर्ड दोनों के मेजर पार्ट्स क्या कि उन्होंने मॉडल क्या दिया, इस पे ध्यान नहीं दिया उसने। उन्होंने गलती क्या की उस पे ध्यान दिया, उन गलतियों को पकड़ा, निचोड़ा, अपना मॉडल दिया जो काफी हद तक सही निकला। तो हमेशा गलतियों से सीखो किसी भी फील्ड में। तो बोर्स ने क्या किया कि उनकी गलतियों को पकड़ा। अब गलतियां पकड़ा, रदरफोर्ड फेल कहां हुए थे? वो फेल हुए थे कि न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, यानी टोटल न्यूक्लियस का मास कितना? पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। अब हमने पढ़ा है फिजिक्स में कि कोई भी पार्टिकल, यूनिवर्स का कोई भी पार्टिकल, कॉस्मोस का कोई भी पार्टिकल जब मूवमेंट में आता है तो इट विल हैव टू रिलीज एनर्जी, उसे एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है, लॉस करनी पड़ती है। तो अगर हम मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को ध्यान में रखते हुए इसको देखें तो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है, ये घूम रहा है यानी मूवमेंट कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है तो उसको अपनी एनर्जी लॉस करनी चाहिए। ये लॉस करते 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 पहले तो क्या, ये बड़े हाउस द जोश के साथ घूमेगा, घूमना स्टार्ट करेगा एकदम अपनी फुल स्पीड में, धीरे एनर्जी लॉस होगी, थोड़ा डाउन होगा, डाउन होगा, फिर डाउन होते 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 ऐसे होगा। और अगर हम फिजिक्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैक्सवेल की उस थ्योरी को ध्यान में रखते हुए देखें तो एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन आके न्यूक्लियस में एमिट हो जाना चाहिए। रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया उससे ये ड्रॉबैक्स आता है कि ऐसा होना चाहिए, बट रदरफोर्ड ये नहीं इलेबरेट कर पाए कि ये नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा। इस चीज को बहुत ही अच्छे से स्टडी की किसने? नील्स बोर ने। और इसी ड्रॉबैक्स ने उसने अपना पूरा मॉडल दे दिया। क्या दिया? तो उसने पहले बताया ये कि जो इलेक्ट्रॉन होता है एटम के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर जो मूवमेंट करता है, उसकी स्पेसिफिक परमिटेड ऑर्बिट्स होते हैं। वो एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में ही चक्कर लगाएगा, ना उससे वो बाहर जा सकता है, ना उससे वो मतलब अलग हो सकता है। वो स्पेसिफिक ऑर्बिट, उसी स्पेसिफिक ऑर्बिट में ही अपनी मूवमेंट को करेगा। जैसे तो क्या, इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड न्यूक्लियस। आपके लिए होमवर्क है, न्यूक्लियस की इन्वेंशन कब हुई थी, किसने की थी, किसने की थी? तो मैंने अभी तुरंत बता रहा, रदरफोर्ड ने। कब हुई थी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जल्दी से। पीछे चीजों को, पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि पास्ट को कभी मत भूलना, तो स्टडी में तो पास्ट की चीजों को धीरे धीरे से ध्यान देनी चाहिए। तो न्यूक्लियस कब इन्वेंट हुआ था ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड न्यूक्लियस इन स्पेसिफिक परमिटेड ऑर्बिट्स, ठीक, इन नो अनदर सर्कुलर ऑर्बिट आप कह सकते हैं। तो बोर्स ने कहा, रदरफोर्ड ने बताया कि हाँ भाई घूम रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। तो ये बात आई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वो वगैरह। तो बोर्स ने बताया कि इस चीज को उसने दूर करने के लिए ये बताया कि ठीक है भाई, आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को आके न्यूक्लियस में एमिट होना जाना चाहिए, मिल होना चाहिए। मैं बोल दे रहा हूं
कि ये न्यूक्लियस है। अब इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा वो एक ऑर्बिट में मूव करेगा, सर्कुलर ऑर्बिट, स्पेसिफिक परमिटेड, जिसमें उसको परमिशन मिली है उस ऑर्बिट में मूव करेगा, उससे दूर नहीं जाएगा। अब तुम क्या करोगे? उसको भी ये नहीं पता था कि ये क्यों हो रहा है। मतलब पहले की जो बहुत सारी जो ये अपनी जो एंशिएंट केमिस्ट्री है, ये जो चल रही है ना, ये सिर्फ इमेजिनेशन पे चल रही है कि हाँ ऐसा हो रहा। अच्छा, क्यों इमेजिनेशन पे चल रही है? क्योंकि वो इस टाइम के जो साइंटिस्ट थे, वो जो टाइम था उसमें इतने इक्विपमेंट नहीं थे हमारे, उनकी डिस्कवर नहीं हुई थी कि चीज़ों को हम माइक्रोस्कोप में देख सकें कि कैसे हो रही हैं, क्या हो रही हैं। तो उस वजह से बहुत सारी चीजें बहुत सारी नहीं, काफी सारी चीजें, लगभग ज्यादातर चीजें सिर्फ इमेजिनेशन पे चलती थी। तो रदरफोर्ड ने इमेजिनेशन पे वो मॉडल दिया, इमेजिनेशन पे ही फिजिक्स वालों ने इस पे सवाल उठाया कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए। फिर उसने दिमाग लगाया दोनों को पीछे कि हाँ मैं ऐसा बोल दे रहा हूं, अब तुम बताओ क्या कहोगे। तो उसने ऐसा दे दिया, सब चुप। तो उसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ये जो मान लेते हैं अगर ये सर्कुलर जो इसका ऑर्बिट है, हम इसे कोई नाम दे दें अगर n, तो ये इसे परमिशन मिली है इस इलेक्ट्रॉन को इस n में मूव करने की, इसलिए वो उसमें मूव कर रहा है। ना इसको छोड़ के बाहर जाएगा इधर, ना इसको छोड़ के इधर आएगा। बात है खत्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वाले क्या बोलेंगे, मैक्सवेल भाई क्या बोलेंगे अपने? कुछ नहीं, जब तुमने ये बोल दिया कि इसको परमिशन मिली है इसमें, तो ठीक। बोला गया भैया क्यों परमिशन मिली है, हम इस पे काम कर रहे हैं, अभी आपको बताएंगे बात, ठीक है। तो उसको खुद नहीं पता था कि ये क्या मैं बोल रहा हूं, लेकिन बस वो बोल रहा था, ठीक। तो ये चीजें हुई क्या कि हम क्या इससे मिलता है कि इलेक्ट्रॉन किसी परमिटेड सर्कुलर स्पेसिफिक ऑर्बिट में मूवमेंट करेगा, उसके अलावा नहीं। फिर तो मॉडल के पहले पॉइंट में उसने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा न्यूक्लियस के चारों तरफ पर स्पेसिफिक परमिटेड ऑर्बिट में, ठीक। ये बात क्लियर हुई आपको? देखो बेसिक से उठाऊंगा, धीरे धीरे लेके चलूंगा, बिल्कुल समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, काफी सारे बच्चे बोल रहे होंगे कि लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ाने का, इसके पहले का एनसीईआरटी में टॉपिक है लाइन स्पेक्ट्रम, लाइमन बामर, ये सारी सीरीज वेट सारी चीजें कवर होंगी, धीरे धीरे कवर होंगी। मुझे जो अपने हिसाब से ऐसा लगेगा कि नहीं ये आपको पहले बताना चाहिए, तब पीछे वाला आपको अच्छे समझ में आएगा, तो वो भी मैं करूंगा। क्योंकि अभी मैं आपको लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ा दूं और इसमें आपको चीजें पता ना हो कि कैसे एमिट होती है एनर्जी, कैसे क्या होती है, तो आपके दिमाग में बहुत सारे फिर उसमें क्वेश्चन उठने लगेंगे कि अरे ये कैसे हो गया क्या। तो इसलिए पहले मैं इसे क्लियर कर दे रहा हूं, फिर उसको धीरे से ऐसे आराम से मक्खन लगा के क्लियर कर देंगे, कोई आपको दर्द नहीं होगा। फिर तो दूसरा पॉइंट क्या बताया उसने? दूसरा पॉइंट बताया कि इन दो स्पेसिफिक ऑर्बिट्स एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी। इसका मतलब कि बोर बताया कि एक ऑर्बिट में वो मूवमेंट करेगा, ये उसने बताया। तो दूसरे पॉइंट में उसने बताया कि एक बात और है। क्या बताया उसने? कि एक बात और है, क्या? कि भाई वो मूवमेंट तो उस ऑर्बिट में करेगा, ये फिक्स है, ये फिक्स है, लेकिन वो उसमें मूवमेंट करते हुए एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। रेडिएशन से मतलब देखो, जब रेडिएशन की बात आती है तब आपके दिमाग में दो पॉइंट आने चाहिए, एक ऑब्जर्वेशन, एक एमिटेशन। या तो रेडिएट का मतलब या तो ऑब्जर्व कर रहा है, अवशोषित कर रहा है, या एमिट कर रहा है, ठीक। तो उन ऑर्बिट्स में जिसमें उसको स्पेशल परमिशन मिली है मूवमेंट करने की, उसमें मूव करते हुए वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। ना तो वो एनर्जी ऑब्जॉर्व कर सकता है उसमें मूवमेंट करते हुए, ना एमिट कर सकता है। ये क्लियर हुआ? बिल्कुल फंडा, ठीक। फिर थर्ड पे आते हैं। एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम वन टू अनदर ऑर्बिट बाय एब्जॉर्बिंग और एमिटिंग रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक। अब देखो, वो अगर आप ध्यान से देखोगे, चीजों को ध्यान से नोट करोगे, तो इसका जो बेस है इस मॉडल का, वो रदरफोर्ड का वही वाला ड्रॉबैक है जिसमें वो फेल हो गया था क्या बताने में कि ये न्यूक्लियस में आके क्यों नहीं मिल रहा है, एनर्जी क्यों नहीं एमिट कर रहा है, लॉस कर रहा, लूज कर रहा है, क्यों गेन नहीं कर रहा है, ठीक। तो इस मॉडल का बेस वही रदरफोर्ड का ड्रॉबैक है। ध्यान से आप चित्र देखो, पहले में उसने बताया क्या कि रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे कि ये कहां मूव करेगा, तो उसने बताया एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में।
फिर दूसरे में क्या बताया, वो ये नहीं बता पाए थे कि लूज करेगा गेन करेगा, तो उसमें उन्होंने बोर्ड्स ने क्या बताया कि कुछ नहीं करेगा, उसमें मूवमेंट करते हुए रेडिएट नहीं करेगा। तीसरे में अब वो क्या बता रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना कि एक जगह रहते रहते हम ऊब जाते हैं, बार बार यही मंदिर जाते जाते हम ऊब जाते हैं, यहाँ जाते जाते। तो इलेक्ट्रॉन भी एक ऑर्बिट में मान लो कभी कभी ऊब गया, उसमें मूवमेंट करते करते कि चल तेरे साथ मैंने बहुत मूवमेंट कर लिया तेरे अंदर, अब हम कहीं और जाएंगे, किसी कोई और साथी पकड़ेंगे अपना। तो कभी अगर उसका ऐसा भूले भटके मन हो तो वो ऐसा कर सकता है, लेकिन कब कर सकता है, जब वो एनर्जी ऑब्जर्व करे या एमिट करे। ठीक, एनर्जी लेके या देके ही वो उस स्पेसिफिक ऑर्बिट को चेंज कर सकता है। ठीक, ये उसने थर्ड अपने मॉडल में बताया। जैसे इसको लिख लिया हो तो ये अपना न्यूक्लियस है, ये प्यारा सा बना और ये प्यारा सा। ठीक, ऐसा नहीं, मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, अगर ये ऑर्बिट्स हैं, ये एक ऑर्बिट, ये दूसरा, ये तीसरा, इनको हम नाम दे दें तो ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये नियर थर्ड। ठीक, तो अपने बॉस सर क्या बोल रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो नंबर सेकंड ऑर्बिट में मूवमेंट कर रहा है, अगर इसे फर्स्ट में या थर्ड में जाना है तो उसके लिए इसको अगर थर्ड में जाना है, अगर थर्ड में जाना है तो इसको एनर्जी ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। ठीक, एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। अच्छा, और अगर दूसरे से पहले में आना है तो एनर्जी क्या करना पड़ेगा, लॉस करनी पड़ेगी। ठीक, अब यहां से एक क्वेश्चन उठता है, यहां से एक क्वेश्चन उठता है, उठा आपके मन में, नहीं उठा तो हम उठा रहे हैं कि ये ऊपर जाते वक्त, क्योंकि है तो ये तीनों ऑर्बिट ही, क्या है, ये तीनों ऑर्बिट ही। ठीक, तो आगे वाले ऑर्बिट में जाते हुए इसे क्यों एनर्जी गेन करनी पड़ रही है और पीछे आते हुए क्यों इसे एनर्जी लॉस करनी पड़ रही है, ये क्वेश्चन क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने पहले भी बताया है कि अगर आपको साइंस पढ़ना है तो आपको दो चीजें अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि बात बात पे हमको व्हाई और हाउ उठाना है। अगर ये चीजें आपके माइंड में आ गई कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो ये समझ लीजिए योर माइंड इज गोइंग अ हाईटेक लेवल ऑफ साइंस। ठीक, तो ये चीजें अगर आपको साइंस पढ़नी है तो व्हाई और हाउ इन दोनों को अपने जहन में बिठा लो। ठीक है, तो ये जो आपका क्यों मैंने उठाया है, ये क्यों हम लेक्चर के एंड में खत्म करेंगे। अभी अपना बोर्स मॉडल जल्दी से खत्म करते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड टॉपिक हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि ये क्यों गेन कर रहा है, क्यों लॉस कर रहा है। अभी इतना जानो कि ऊपर आते हुए 2 से 3 में जाना है तो गेन करना पड़ेगा, और 2 से 1 में आना है तो लॉस। ठीक, तो इसको क्या, मान लो 2 से 3 में जाना है तो इसको एनर्जी गेन करनी है। अब एनर्जी गेन करनी है तो बात ये आती है कि कितनी एनर्जी गेन करनी, और लॉस करनी है तो कितनी एनर्जी लॉस करनी। अब ऐसा थोड़ी है कि आपको 1 घंटे रनिंग करने के लिए मान लो 5 एनर्जी पैकेट्स की जरूरत है सन से, आपको मिल रहा है 2 ही। सन तो बोल रहे हैं हम आपको एनर्जी दे रहे हैं, उतने में आप दौड़ नहीं पा रहे हो, वो आपकी प्रॉब्लम है, तो ये तो डिसबैलेंस हो जाएगा। तो यानी इसको 2 से 3 में जाने के लिए कुछ एनर्जी पैकेट्स की इसकी नीड है कि ये उतना पाएगा तभी जाएगा। ठीक, तो इसको उतना मिलना चाहिए तभी तो ये उसमें जा पाएगा। अब आइए देखते हैं कि जाने में इसको कितना एनर्जी मिलना चाहिए। ठीक, तो पहले लॉस वाले के लिए देखते हैं। 2 से 1 में आने के लिए
ये क्या करेगा, एनर्जी लॉस करेगा। अच्छा, बेसिकली अगर देखें तो जब हमने क्वांटम केमिस्ट्री स्टार्ट की थी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, तो हमने बताया था कुछ चीजें, आपको फिर से रिवाइज करवाते हैं कि एनर्जी लॉस करने से क्या मतलब है। एनर्जी लॉस का मतलब ये नहीं कि उसके पास कोई स्पेसिफिक पावर है जो वो लॉस कर रहा है, क्या नहीं। एनर्जी लॉस करने का मतलब है कि वो अपने फोटॉन्स को बाहर निकाल रहा है। एनर्जी हमारी क्या है, बेसिकली फोटॉन्स ही तो है, जो ईएमआर से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से या रेडिएशन से जो एनर्जी निकलती है, वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हमने बताया था कि क्या है, वो फोटॉन्स है, छोटे 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 छोटे। तो बेसिकली एनर्जी लॉस करना है या गेन करना है, तो उसको क्या कर रहा है कि गेन कर रहा है तो फोटॉन को ऑब्जर्व कर रहा है, और लॉस कर रहा है तो फोटॉन को बाहर निकाल रहा है। तो फोटॉन की एनर्जी E। अब फोटॉन की एनर्जी हमने प्लैंक क्वांटम थ्योरी में पढ़ी थी, hc/λ। ठीक, समझ में आया। यानी अगर उसको 2 से 1 में जाना है, हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट से लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट में आना है, तो उसे hc/λ एनर्जी का, फोटॉन का लॉस करना पड़ेगा, तब वो आ सकता है। अब वही चीज इसके साथ भी गेन करना है। गेन करने के लिए वो क्या करेगा, डेल्टा ई एनर्जी लेगा। अब डेल्टा ई एनर्जी क्या, H इज इक्वल टू म्यू। म्यू क्या है यहां, फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो अब देखो, ये हमको जैसे मान लो किसी इलेक्ट्रॉन का ये हमको निकालना है कि कितना इसने लॉस किया हायर से लोअर में आने में, तो H की वैल्यू फिक्स है प्लैंक से, C की वैल्यू फिक्स है, ठीक, स्पीड ऑफ लाइट। लैम्डा क्या है, लैम्डा अपना वेवलेंथ है। जो ये ऑर्बिट्स चल रहे हैं, जो ऑर्बिट्स चल रहे हैं, जो वेवलेंथ जो ऑब्जर्व की जा रही हैं, वेवलेंथ ही तो ऑब्जर्व होगी, जो ऑब्जर्व की जा रही है, एमिट की जानी है, उनका वेवलेंथ कितना है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे रखो, अपने आप ई की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये चीजें, जैसे मान लो इसकी एनर्जी मान लो 10 थी, इसमें आने के लिए इसको कितने चाहिए, 5 एनर्जी की का लॉस चाहिए। ठीक है, ऐसे देखते हैं, अगर इसकी 10 थी, इसमें आने के लिए इसको 5 एनर्जी चाहिए, इसमें आने के लिए 2। मतलब यहां पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस ऑर्बिट में, तो उसका एनर्जी लेवल 10 होना चाहिए, हम ये सपोज कर रहे हैं। उसके बाद इसमें एनर्जी लेवल 5 होना चाहिए, इसमें 2 होना चाहिए। तो अगर 10 वाले को 5 में आना है, तो अपने 10 में से उसको 5 ही एनर्जी लॉस करनी होगी। ये नहीं कि वो 8 लॉस करके इसमें रह लेगा ना, वो 5 लॉस करेगा तभी इसमें आएगा। जैसे ये वैसे समझो, अभी आप किसी शॉप पे गए, ठीक, किसी दुकान पे गए, किराना स्टोर पे गए, वहां आपको एक सोप लेना है, साबुन खरीदना है। तो अब आप सोप वाले से बोलोगे भैया 2.5 पैकेट हमें साबुन दे दो, तो 2.5 पैकेट वो साबुन दे पाएगा। या कुरकुरे लेस चिप्स का देखो, मुझे कह दो कि 3.5 पैकेट कुरकुरे दे दीजिए, तो वो दे पाएगा नहीं। तो वही चीज इसके साथ है, इसको 5 चाहिए, अब इसको 8 दोगे तो ये कहेगा ना, हमको जितना चाहिए, हम अपने ईमान धर्म के बहुत पक्के हैं, 1% हम रिश्वत लेते नहीं हैं, हमको जितना चाहिए तुम सिर्फ उतना दो, हमको किसी का एहसान उधारी नहीं चाहिए। तो इसको 5 चाहिए, तो भाई ये 5 ही लेगा, तुमको यहां से 5 ही एमिट करके इसमें आना है, तभी आ पाओगे, नहीं इसमें नहीं आ पाओगे। अब 2 वाले को 5 में जाना है, तो इसको 3 ही फोटॉन्स एब्जॉर्ब करने हैं, तभी ये 5 में पाएगा। अब 2 है, तो चल भाई तू 10 ले ले और जाके उसमें ठहर जा ना, नहीं ठहर पाएगा, नहीं हमको 3 चाहिए, आप हमको 3 दो बस, ज्यादा की जरूरत नहीं है ना, कम की जरूरत है। ठीक, तो क्या मतलब रिक्वायर्ड अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, वो अमाउंट क्या है, hc/λ लॉस के लिए और गेन के लिए h में, इसी के अकॉर्डिंग उसको आप एनर्जी दोगे, तब वो क्या करेगा, इधर उधर मूवमेंट करेगा। ठीक, तो ये हुआ। अब आती है बात, देखो अब चौथा क्या था, चौथा पॉइंट था द एंगुलर
मोमेंटम ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन angular momentum of an electron is always quantized and in integral multiple of h by 2 पर। अच्छा ठीक, तीन तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिए, चौथा भी अच्छे से समझ लेंगे, टेंशन ना लो। ये थोड़ा मतलब दो तीन वर्ड आप देख के इसमें एंगुलर मोमेंटम, क्वांटाइज्ड, इंटीग्रल मल्टीप्लायर, ये दो तीन वर्ड हैं जो आपको थोड़ी प्रॉब्लम दे रहे होंगे। कोई बात नहीं, देखो अभी हम सब क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले वर्ड है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट, ठीक ध्यान से समझ, जब कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अंदर किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ सर्कुलर मोशन करता है, तब उस ऑब्जेक्ट के मास, वेलोसिटी और रेडियस के मल्टीपल को हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। मतलब मान लो कोई ऑब्जेक्ट ए किसी ऑब्जेक्ट बी के चारों तरफ मूवमेंट कर, यार छोड़ो यार ये ऑब्जेक्ट बी और ए, सन के चारों तरफ अर्थ सर्कुलर पाथवे चक्कर लगा रही है, तो एंगुलर मोमेंटम अर्थ का क्या होगा? अर्थ का मास जिस वेलोसिटी से वो घूम रही है और सन से अर्थ के बीच के रेडियस के को आप मल्टीप्लाई कर दो तो वो निकल आएगा क्या? अर्थ का एंगुलर मोमेंटम। क्वांटाइज को साइड में रखते हैं, इसको समझाने के बाद हम समझाएंगे। इंटीग्रल मल्टीपल का होता है, जैसे मान लो अभी 2 का टेबल पढ़ो, जल्दी से रिपीट कर लो एक बार, आपको 2 का टेबल भी रिपीट हो जाएगा। 2 1 2 2 2 4 3 6 8 10 12 14 16 18 20। तो देखो 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, यानी बीच में एक फिक्स्ड गैप है। 2 के बाद 4, 4 माइनस 2 2, बीच में किसका गैप है? 2 का। उसके बाद 6, तो 6 माइनस 4 2, यानी 2 2 के गैप में टेबल आगे बढ़ रहा है। तो जब इस तरह का कोई फिक्स्ड गैप के अकॉर्डिंग कुछ चीज आगे बढ़ती है या पीछे आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटीग्रल मल्टीपल। और उसे ही सेम आप समझ सकते हो क्वांटाइज्ड क्या होता है? थोड़ा सा ये होता है कि उसके उसके अलावा आप कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे सीढ़ी है, ये मान लो सीढ़ी है, ठीक, आपको छत की सीढ़ी पे चलना है, चढ़ना है अपने छत की सीढ़ी पे, ये 2 सीढ़ी है, आप ऐसे चढ़े फिर ऐसे चढ़ के चले गए। अब आपको यही अगर बोला जाए कि यहां नहीं यहां खड़े हो जाओ, तो खड़े हो पाओगे ना? आपको कोई एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म फिक्स है कि आप उसी पे खड़े हो पाओगे। अब कहोगे बीच में खड़े हो जाओ तो नहीं। तो इसे क्वांटाइजेशन कहते हैं कि यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, और इसी के सेमनेस क्या होता है? मल्टीपल इंटीग्रल। तो क्लियर हुआ? तो इसके कहने का मतलब है, इसके नहीं इनके कहने का मतलब है कि इनके बोर्ड सर के, कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ उसका, तो बोर्ड्स का मॉडल हो गया क्या अपना? खत्म। ठीक, अब बोर्ड्स के मॉडल में 2-3 चीजें सामने आई। वो क्या थी कि एक स्पेसिफिक रेडियस में चारों तरफ घूमेगा, स्पेसिफिक वेलोसिटी होनी चाहिए, क्योंकि तभी तो अपना एमबीआर आएगा। तो अब सेकंड टॉपिक पे हम चलते हैं अपने आज की कवर अप पे, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस। ठीक, किसका रेडियस? इलेक्ट्रॉन का, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो सेकंड टॉपिक क्या था अपना? कैलकुलस ऑफ रेडियस। ठीक, चल अब यहां से चीजों को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करना, कुछ बड़ा नहीं, क्योंकि पता है एनसीईआरटी में या अपनी जो भी रेफरेंस बुक है आपकी, उसमें आप देखेंगे तो डायरेक्ट आपको फार्मूले दिए गए हैं
और वो फार्मूले बड़े हैं तो देख के एक बार बच्चा डर सा जाता है कि अरे ये क्या है, दे दिया गया है, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे आ गया, इसे याद कैसे करेंगे। तो बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, 4 लाइन का डेरिवेशन आपको हम स्टार्ट से बताएंगे अभी, और आपको फार्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं, कहीं भी बैठे बैठे आप मन में ही उसे डिराइव कर सकते हैं। तो मान लेते हैं ये क्या है अपना न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, ये है इलेक्ट्रॉन, ठीक, इलेक्ट्रॉन है। अब क्या हुआ, क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी बताओ। तो अब क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स लग रहा है, लग रहा है फोर्स। तो वो फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या कूलम्बिक फोर्स भी इसे हम कहते हैं, ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या कूलम्बिक फोर्स लग रहा है किसके बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक। तो ये तो अपना फिक्स है क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस में है, इसके बीच में कूलम्बिक फोर्स लगना है अपना। ये आपको सृष्टि मैम ने बताया होगा क्लास 12th के जो बच्चे होंगे उनके लिए, क्लास 12th में मिलेगा आपको ये आगे कि प्लस माइनस और निगेटिव, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई ऑब्जेक्ट या मैग्नेटिक फील्ड में रखा रहता है कोई दो ऑब्जेक्ट, उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसे हम कूलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं। तो ये लगा उसके बीच। अब ये तो फिजिक्स की बात होगी। अब यहाँ अगर हम ध्यान से आए तो क्या बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ मूव करता है, मूव करता है किस सर्कुलर पाथ में। जो सर्कुलर पाथ में ये मूव कर रहा है, यानी सर्कुलर पाथ जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो उन दोनों के बीच में सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। यानी अगर हम बेसिकली देखें तो इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में दो फोर्स काम कर रहे हैं, है एक ही फोर्स लेकिन हम उसे कह सकते हैं कि ये दो फोर्स दो तरह से काम कर रहे हैं। क्या, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और एक कूलम्बिक फोर्स। तो दो फोर्स लग रहे हैं, है एक ही फोर्स लेकिन इसे हम दो तरह से देख सकते हैं। तो इन दोनों फोर्स को अगर हम बेसिकली बराबर करें, यानी कूलम्बिक फोर्स, सीएफ इसे हम बोले, कूलम्बिक फोर्स इज इक्वल सेंट्रीपिटल फोर्स, कह दो हाँ, ठीक। अब कूलम्बिक फोर्स का फार्मूला होता है k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। इसका चार्ज q1 है, इसका चार्ज q2, ठीक। ये इसका फार्मूला हुआ। सेंट्रीपिटल फोर्स का, इसे भी आप आगे फिजिक्स में, सारी चीजें आपको फिजिक्स में मिलने वाली है। इसका फार्मूला होता है अपना mv स्क्वायर अपॉन आर, ठीक। ये चीज क्लियर हुई। आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम आधा से ज्यादा फिजिक्स पे खत्म हो जाएगा। आप लाइट चैप्टर जरूर पढ़िएगा फिजिक्स में, लाइट चैप्टर। अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम अच्छे से पढ़ना है तो क्लास 12th में सौरभ सर आपको लाइट चैप्टर पढ़ाएंगे, आप उसे जरूर पढ़िएगा क्योंकि उसी पे बेस ये पूरा बोर्स मॉडल, सारी क्वांटम केमिस्ट्री उसी पे, क्वांटम फिजिक्स पे बेस है, दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। तो अगर इसे समझना है अच्छे से तो उसे पढ़ना जरूरी है, अंदर तक घुस के पढ़ना है। तो यहां से कूलम्बिक फोर्स क्या अपना k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर और सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन आर। अब यहां पे आ जाओ, ठीक। यहां पे क्या, इसके अंदर प्रोटॉन है अपना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। जब हम इनकी इन्वेंशन पढ़ा रहे थे तब आपको एक चीज बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। यानी इस पे जितना E है उतना E इस पे होगा, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो इस पे क्या है, मान लो हम अगर N है इसका नंबर, तो इसका भी नंबर क्या होगा N प्रोटॉन का। और टोटल न्यूक्लियस का क्या होता है नंबर Z। ये तो है तो बेसिकली टोटल न्यूक्लियस, यानी इसमें क्या हो जाएगा अपना, इसका टोटल नंबर आ जाएगा ZE। आई बात समझ में, इसका E इसका ZE, यानी Q1 आ गया अपना ZE, Q2 आ गया E। उठा के सिर्फ इसमें पुट करो K ZE इंटू E अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ है। अच्छा, यहाँ पे K क्या है, R तो पता है कि रेडियस है, M मास है, V वेलोसिटी, R रेडियस, ये K क्या है, K अपना कांस्टेंट है। ये भी 12th के फर्स्ट चैप्टर में
कूलम्बिक फील्ड वगैरह में, कूलम्बिक फोर्स वगैरह में इसको पढ़ेंगे। इसकी वैल्यू होती है K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू होती है 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक, ये आप 12th में पढ़ेंगे, इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। ये वैल्यू आप इसको सिर्फ ध्यान दो कि K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। ठीक, तो K भी अपना आ गया। अब यहां से इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर अपॉन आर। यहां से बी स्क्वायर अगर आप निकालोगे, बी स्क्वायर आपने अगर निकाला तो हो जाएगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, एम आर होगा क्योंकि ये एम आ जाएगा इधर, आर से आर। इक्वेशन नंबर 7। अब आओ ध्यान हो, जब हम चौथा पॉइंट पढ़ा रहे थे तब मैंने बताया था एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? अभी बोर्स मॉडल के चौथे ही पॉइंट में ये चीज आई थी कि एंगुलर मोमेंटम एच अपॉन 2 पाई के मल्टीपल इंटीग्रल होता है। तो यहां से अगर हम बी निकालें तो एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। ठीक, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। हम इरेज कर रहे हैं इसे, आप वीडियो पॉज करके इसे लिख लीजिएगा। ठीक, तो ये हुआ क्या, इक्वेशन नंबर 1। यहां से हम इसको इक्वेशन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। क्या यही होगा? होगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो, आसानी से इक्वेशन नंबर 2 ले लो। ठीक, तो इक्वेशन नंबर 2 आया। अब क्या बात हुई, ये भी बी स्क्वायर, ये भी बी स्क्वायर, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वल दिखा दो। इक्वेशन 1 इज इक्वल 2 दिखाने पर तो ये क्या हो जाएगा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। एक एम आर से एक एम आर कैंसल आउट। यहाँ ये सारी चीजें करने पर यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, एम आर। तो आर अपना आ जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन के जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। ठीक, ये चीज हुई। एक एम अपना यहां भी तो बचा है तो इस एम को हम ले लेते हैं यहां। ठीक, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन के जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम, ये आ गई आर की वैल्यू। अब इस आर को क्या करते हैं हम, एक इसका स्पेसिफिक पॉइंट बनाएंगे 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये जेडी को अगर हम एन ले लें तो एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। ये आ गया अपना आर। ठीक, ये है क्या, आर की वैल्यू। अब यहां पे देखते हैं, अगर अब इसे क्या करेंगे, हम इसे n के इक्वल प्रूव कर दें। प्रूफ का मतलब ये इसे छोटा से छोटा बनाया गया है अपने फैसिलिटी के अकॉर्डिंग। आर इक्वल क्या है अपना 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। ठीक, ये क्या आ गया अपना आर की वैल्यू आ गई। अब हाइड्रोजन एटम के लिए हम देख लेते हैं आर। हाइड्रोजन एटम का एन कितना होता है, हाइड्रोजन एटम का एन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है यानी वो ना चाहते हुए भी पहले ही ऑर्बिट में रहेगा। एन इज इक्वल 1, एन इज इक्वल 1 यहां जब रखेंगे तो आर एन इज इक्वल टू यानी आर वन इज इक्वल टू 0.529, एन की वैल्यू 1 हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू भी 1 क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 1। तो ये टोटल क्या हो जाएगा, इसका आर आ जाएगा आर वन इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम। इसे हम बोलते हैं इस वैल्यू को, क्योंकि बोर में क्या किया था, हाइड्रोजन को ही बेस मान के ये मॉडल दिया था।
तो इसने हाइड्रोजन के ही रेडियस को क्या कह दिया कि ये क्या है, बोर्स रेडियस, इसे बोर्स रेडियस मान लिया। अब इसी के मल्टीपल इंटीग्रल में सारे एलिमेंट्स के रेडियस आते हैं। जैसे अब n इक्वल टू हो जाएगा तो 0.529, n की वैल्यू 2 4, z की वैल्यू 2 2 2 इंटू ये इतना एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। तो ऐसे क्या होता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। इसे बोर्स रेडियस कहते हैं। एक चीज और, ये नई चीज है आपके लिए, एंगस्ट्रॉम क्या है? एंगस्ट्रॉम होता है मेजर ऑफ वेवलेंथ। जैसे हम लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, वैसे वेवलेंथ को मेजर करने के लिए एंगस्ट्रॉम यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ बहुत लंबी होती है। मैंने बताया था कि कितने किलोमीटर, करोड़ों किलोमीटर में एक क्या होता है, अपना पीक होता है और एक चीजें। तो मतलब इससे ये पता चलता है कि वेव बहुत दूर तक जा सकती है, तो उनको मीटर में मेजर करने में थोड़ी दिक्कत होती है कि अरे कितने मीटर हम बताएंगे, तो एंगस्ट्रॉम बना दिएगा। एक एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10 मीटर होता है। ठीक, ये सारी चीजें आई। ये हो गया अपना कैलकुलेशन ऑफ रेडियस। तो सॉरी गाइस, लेक्चर थोड़ा जा रहा है अपना लंबा, तो इसे रोकने के लिए क्या करते हैं, अपने थर्ड टॉपिक को, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। तो उसके लिए हम सॉरी। ठीक भी है, जितना छोटा लेक्चर रहेगा पढ़ने में आपको मजा आएगा, चीजें ज्यादा मिलेंगी, लेक्चर छोटा रहेगा कोई बात नहीं। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए आपको तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, होमवर्क कीजिए और स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। बाय बाय।